Okay जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। Today's our lecture is regarding the deformities of skeleton. Skeleton जो सही है उसके अंदर कौन कौन सी डिफॉर्मेशन नजर आती है या कौन कौन से डिफॉर्मिटीज आपको नजर आती हैं, डिफेक्ट्स कौन कौन से स्केलेटन के अंदर नजर आते हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन को अगर देखा जाए तो बेसिकली तो ये अपराइट बॉडी को सपोर्ट दे रहा है हमारे पास। और अगर स्केलेटन सिस्टम में अगर कोई वीकनेस वगैरह आ जाती है तो उसके रिजल्ट में डिफॉर्मेशन या खराबियां हमारे सामने आती हैं। दीज डिफॉर्मिटीज में बी ड्यू टू द जेनेटिक कॉजेज, ये जेनेटिक कॉजेज की वजह से भी हो सकती हैं, हार्मोनल कॉजेज की वजह से भी हो सकती हैं, न्यूट्रिशनल कॉजेज की वजह से भी हो सकती हैं। सो ये अगर टॉपिक देखा जाए तो हमारे पास इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट समटाइम्स इसमें से एक आध लॉन्ग क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। वो फर्दर हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जेनेटिक कॉजेज को। इन ऑर्डर टू डिस्कस द डिफॉर्मिटीज रिगार्डिंग द जेनेटिक कॉजेज, तो जेनेटिक कॉजेज में सबसे एक इंपॉर्टेंट तरीन कंडीशन हमारे पास आ जाती है क्लेफ्ट पैलेट, और यही हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। डिफाइन क्लेफ्ट पैलेट। सो व्हाट इज क्लेफ्ट पैलेट? एक ऐसी कंडीशन जिसमें कि पैलेटाइन यानी कि जो तालू वाली बोन होती है, ये मैक्सिला और पैलेटाइन बोन को आपस में प्रॉपरली फ्यूज ना कर सके, जिसके रिजल्ट में हमारे पास ओरल और नेजल कैविटी जो सी होती है उसकी ओपनिंग बंद नहीं हो पाती, एंड इट इंटरफेयर्स विद द सकलिंग ऑफ द इन्फेंट। इसका रिजल्ट ये होता है, जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो नाक, कान और गला है इसकी ओपनिंग एक ही है, तो नेजल पैसेज और ओरल पैसेज अगर प्रॉपरली क्लोज ना हो सके और नेजल ओपनिंग और जो ओरल ओपनिंग है इसके बीच अगर गैप ओपन रह जाए, तो उसके रिजल्ट में सकलिंग प्रोसेस में जो इंटरफेरेंस आती है, दैट रिजल्ट्स इन अ कंडीशन नोन एज क्लेफ्ट पैलेट। जिसकी वजह से अगर कोई भी इन्फेंट मिल्क की सकलिंग का काम करता है तो इनहेलेशन के दौरान वो सारा का सारा फूड या जो दूध होगा वो आमतौर पे इन्फेंट के लंग्स के अंदर चला जाता है, विच रिजल्ट्स इन अ कंडीशन नोन एज एस्पायरेशन नमूनिया। नमूनिया की एक कंडीशन डेवलप हो जाती है फेफड़ों के अंदर फ्लूइड वगैरह डेवलप होने की वजह से। नेक्स्ट आगे इसी तरह से जेनेटिक कॉजेज में एक इंपॉर्टेंट तरीन कंडीशन आ जाती है माइक्रोसेफेली। माइक्रो मीन स्मॉल, सेफेली मीन स्कल। छोटे साइज का जो स्कल होता है इस कंडीशन को नाम दिया जाता है माइक्रोसेफेली, और ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिफेक्ट कंसिडर किया जाता है। द नेक्स्ट type of the genetic condition which is caused or considered as a deformity of skeleton is the arthritis. Arthritis is mostly the inflammation of joints वगैरह यानी जोड़ों का जो दर्द होता है उसे नाम दिया जाता है arthritis का। वैसे तो इसकी हमारे पास तकरीबन टोटल 100 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव डिजीजेस इसके अंदर आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जॉइंट्स वगैरह डैमेज होते हैं। अब इसमें से कुछ हमारे पास जो टाइप्स हैं जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इसी तरह से हमारे पास रेमोटॉइड अर्थराइटिस आ जाती है, गाउटी अर्थराइटिस आ जाती है। डिफरेंट टाइप्स हैं अर्थराइटिस की, लेकिन इसमें से चंद एक टाइप्स आपकी बुक के अंदर डिस्क्राइब की हुई। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो हेडिंग भी आप ऑस्टियोआर्थराइटिस ही की बनाएंगे। तो जेनेटिक कॉजेज में आपने पहली हेडिंग बनानी है क्लेफ्ट पैलेट, द सेकंड वन इज द माइक्रोसेफेली, थर्ड वन इज द अर्थराइटिस एंड द फोर्थ वन इज द ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारे पास ऑस्टियो मींस बोन्स, ऐसी अर्थराइटिस की टाइप जो कि जॉइंट्स को आहिस्ता आहिस्ता डीजेनरेट करती है, खत्म कर देती है, दैट टाइप इज नोन एज द ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ये भी एक जेनेटिक डिफेक्ट कंसिडर किया जाता है, यानी जीन्स वगैरह में खराबी की वजह से, जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम आमतौर पर डेवलप होती है। द सेकेंड वन इज कंसिडर एज अ हार्मोनल कॉज। हार्मोनल कॉजेज के अंदर अगर डिफॉर्मिटीज ऑफ स्केलेटन को देखा जाए तो इसमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिजीज डिस्क्राइब की हुई है, दैट इज द ऑस्टियोपोरोसिस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में समटाइम्स आ जाता होता है। व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस? डिस्क्राइब इट्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मींस बोन्स, पोरोसिस मींस पोर्स या सुराखों का डेवलप हो जाना। नॉर्मली हमारे पास जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर है, उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है क्योंकि उनके ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोजिशन हुई होती है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिजीजेस है इन विच द बोन रिजॉर्प्शन आउटपेसेस द बोन्स डिपॉजिट, यानी कि जितनी भी मिनरल्स ने हड्डियों के ऊपर डिपॉजिट होना था, अगर उससे ज्यादा डेपोजिशन की बजाय मिनरल्स जो से हैं वो घुल घुल के रीजॉर्ब हो के वापस ब्लड में जाना शुरू हो गए हैं, तो इसके रिजल्ट में आपका जो बोन मैस होता है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, यानी हड्डियों की जो मैस होगा उनकी जो थिकनेस होगी वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, क्योंकि हड्डियां घुलना शुरू हो गई हैं, मिनरल्स वगैरह ब्लड में वापस जाना शुरू हो गए हैं। पर द कंपोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स रिमेन्स नॉर्मल, लेकिन जो कोलेजन मैट्रिक्स होता है उसकी कंपोजिशन नॉर्मल रहती है। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम नॉर्मली जो सी है ये एजेड वुमेन के अंदर होती है,
और इसकी बेसिक कॉज देखी जाए तो इट इज रिलेटेड टू द लो एस्ट्रोजन लेवल। इस लाइन पे आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है कॉजेज की, कि नॉर्मली तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये फीमेल्स में, और वो भी ऐसी फीमेल्स जिनकी एज ज्यादा, उनके अंदर ज्यादा होती है प्रॉब्लम। और इसका बेसिक जो रीजन है वो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होना है। बट इन एडिशन टू द डिक्रीज इन द एस्ट्रोजन लेवल, अदर फैक्टर्स आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, और दे आर द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग ऑस्टियोपोरोसिस। और वो जो दूसरे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, वो हमारे पास है। अगर आपकी डाइट के अंदर कैल्शियम या प्रोटीन की कमी है तब भी ऐसे हो सकता है। इनसफिशिएंट एक्सरसाइज, इफ यू आर नॉट डूइंग द एक्सरसाइज, आपका लाइफस्टाइल बहुत लेजी है, या इफ यू आर स्मोकिंग, तो ये भी एक बहुत बड़ा लीडिंग कॉज है जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। नाउ व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस? तो नेक्स्ट आप लोगों ने हेडिंग दे देनी है ट्रीटमेंट की, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे ईआरटी भी कहा जाता है। ये सबसे एक हमारे पास ऑथेंटिक मेथड है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द बोन्स फ्रॉम द ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स। तो ये एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर फीमेल्स को एस्ट्रोजन हार्मोन दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी को मैनिपुलेट किया जा सके आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन से, और उनकी जो बोन्स हैं उसके बोन मास को रिड्यूस होने से प्रोटेक्ट किया जा सके, और फ्रैक्चर्स की जो फ्रिक्वेंसी है उसको भी कम किया जा सके। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस का, जो कि हार्मोनल कॉजेज की कैटेगरी में आते हैं, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूट्रिशनल कॉजेज। न्यूट्रिशनल कॉजेज में अगर हम लोग देखें तो न्यूट्रिशनल कॉजेज में दो ही शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं इस हेडिंग में। वो स्केलेटन की डिफॉर्मिटीज जो कि न्यूट्रिशनल डिफेक्ट्स की वजह से सामने आती हैं, उनमें दो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। एक आ जाती है ऑस्टियोमलेशिया, एंड द सेकंड वन इज द रिकेट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज ऑस्टियोमलेशिया, डिस्क्राइब इट्स कॉजेज। ऑस्टियोमलेशिया बेसिकली हड्डियों का सॉफ्ट हो जाना है, और इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन विच द बोन्स आर अनएबल टू रिसीव द एडिक्वेट मिनरल्स। अगर हड्डियों को प्रॉपर मिनरल्स ना डिपॉजिट हो पाए हड्डियों पे, और हड्डियों को प्रॉपरली मिनरल्स नहीं मिल पा रहे, तो उसके रिजल्ट में बोन्स आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी, एंड दिस कंडीशन इज नोन एज ऑस्टियोमलेशिया। कॉजेज अगर इसके देखे जाएं तो बेसिक कॉज ये है जी हमारे पास कि कैल्शियम सॉल्ट्स जो से हैं वो डिपॉजिट नहीं होते बोन्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो बोन्स सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, वीकेंड होनी शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली ये जो ऑस्टियोमलेशिया की हमारे पास डिजीज है, ये आमतौर पे लेग्स की और पेल्विस की बोन्स को ज्यादा अफेक्ट करती है, क्योंकि ये वेट बियरिंग बोन्स होती है, इन्होंने आपकी बॉडी का वेट बर्दाश्त करना होता है। और जो मेन सिम्टम अगर देखा जाए तो उस पर आप सिम्टम्स की हेडिंग दे सकते हैं, द बेसिक सिम्टम ऑफ ऑस्टियोमलेशिया इज कि जब भी इन अफेक्टेड बोन्स के ऊपर वेट डाला जाता है तो इन हड्डियों में बहुत ज्यादा सीवियर किस्म की पेन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास अगली कंडीशन आ जाती है रिकेट्स। नाउ व्हाट इज रिकेट्स? Rickets is also another disease in the children with the bowed legs and deformed fat pelvis. नॉर्मली देखा गया बच्चों की जो हड्डियां होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम वो टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, और अगर पेल्विस की या लेग्स की बोन्स डिफॉर्म्ड हो जाएं, टेढ़ी हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन को नाम दिया जाता है रिकेट्स का। सेकंड आप लाइन के ऊपर हेडिंग दे देंगे कॉजेज की। अगर इसके कॉजेज देखे जाएं तो रिकेट्स इज बेसिकली कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द कैल्शियम इन द डाइट और विटामिन डी डेफिशिएंसी। ये ना सिर्फ कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होती है बल्कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी होगी। ट्रीटमेंट अगर इसका देखा जाए तो लास्ट आप लोगों ने लाइन पे हेडिंग दे देनी है ट्रीटमेंट की। ये एक ऐसी डिजीज है जो कि विटामिन डी की कमी और कैल्शियम की कमी की वजह से हो रही है। तो नॉर्मली इसका ट्रीटमेंट में हमारे पास एक खास तरह का इन्फेंट फार्मूला दिया जाता है बच्चों को, विच इज विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क। ऐसा दूध जिसके अंदर विटामिन डी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, या ऐसे बच्चों को एक्सपोज किया जाता है सनलाइट में, क्योंकि सनलाइट नेचुरली कंटेन्स विटामिन डी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है which can be offered to the patient suffering from rickets. ये आपके पास आ जाता है जी शॉर्ट क्वेश्चन। अब चंद एक कुछ और डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे पास डिफॉर्मिटीज कंसिडर की जाती हैं स्केलेटन की, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफॉर्मिटी आ जाती है स्केलेटन की, विच इज डिस्क स्लिप, जिसे आप हर्निएटेड डिस्क भी बोलते हैं। अगर हमारे पास हर एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क को देखा जाए, यानी हमारी जो कमर के मुहरे होते हैं, वर्टिब्री जो होती हैं, इनके दरमियान में शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे अला मियां ने कुछ छोटे छोटे कुशन लाइक पैड्स रखे हुए हैं। इन कुशंस को नाम दिया जाता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। दीज इंटरवर्टिब्रल डिस्क
कंसिस्ट ऑफ एन इनर सेमी फ्लूइड न्यूक्लियस पल्पोसस, और इसके बाहर एक फिब्रोकार्टिलेज का बना हुआ रिंग होता है जिसे नाम दिया जाता है एनुलस फिब्रोसस का। एनुलस फिब्रोसस का बेसिकली काम ये होता है कि ये जो हमारे पास फिब्रोकार्टिलेज का रिंग है, ये दो वर्टिब्री को आपस में ज्वाइन करके रखेगा, उन्हें अपनी जगह पे होल्ड करके रखेगा। सो ये जो डिस्क स्लिप का फर्स्ट पैराग्राफ है, इस पे आप हेडिंग दे सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया हुआ है कि इसमें एक फिब्रोकार्टिलेज का आउटर रिंग होता है जिसे एनुलस फिब्रोसिस कहा जाता है, और इसके अंदर एक स्पॉन्जी सेमी फ्लूइड नजर आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस का, जो सिमिलरली ऐसे ही काम करेगा जैसे एक रबर बॉल होती है और उसमें इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी होती है, सेम वैसा ही काम ये भी कर रहा होता है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क? तो आप सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट टू लाइंस पे हेडिंग दे देंगे फंक्शन की। ये जो डिस्क होती है ये शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करती है। जब भी आप वॉकिंग कर रहे होते हैं, जंपिंग कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, या आप लिटरली आगे की तरफ बेंड कर रहे होते हैं, तो उस दौरान बॉडी का जितना भी शॉक एब्जॉर्प्शन होगी, वो सारी की सारी शॉक एब्जॉर्प्शन का काम कौन कर रहा है बॉडी के अंदर? ये डिस्क काम कर रही है। इसके अलावा अगर कोई सवियर ट्रॉमा या कोई झटका वगैरह, या खुदा ना खास्ता अगर किसी का कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, उसका जो ट्रॉमा या जो शॉक वेव्स होंगी, इसके अलावा अगर आप आगे की तरफ झुक रहे हैं और आपको कोई भी हैवी चीज लिफ्ट करते हुए आपका बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है, तो उसके रिजल्ट में कई दफा हमारे पास एक या एक से ज्यादा डिस्क अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती हैं या हर्निएटेड हो जाती हैं, एंड दैट कंडीशन इज नोन एज हर्निएशन ऑफ डिस्क। इसी को हम हर्निएशन का नाम देते हैं। तो इस पे आप हेडिंग दे देंगे जी, दैट इज द कॉजेज ऑफ हर्निएशन के सवियर ट्रोमा या फिजिकल डैमेज के रिजल्ट में, या व्हेन यू आर लिफ्टिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट और आपका बॉडी पोस्चर ठीक नहीं है, दैट कैन कॉज इन हर्निएशन ऑफ वन और मोर डिस्क। ये जो स्लिप्ड डिस्क जिसे आप हर्निएटेड डिस्क का नाम दे रहे हैं, इस दौरान होता क्या है? इस दौरान बेसिकली होता ये है कि वो जो हमारे पास एनुलस फिब्रोसिस फिब्रोकार्टिलेज का बना हुआ रिंग था, ये अपनी जगह पे रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, जिसकी वजह से वो जो इसके अंदर स्पॉन्जी हमारे पास सेमी फ्लूइड था जिसे आपने न्यूक्लियस पल्पोसस का नाम दिया था, वो बाहर की तरफ प्रोट्यूड करता है, बाहर की तरफ निकलता है, और स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइनल नर्व्स को पिंच करना शुरू कर देता है, उन पे प्रेस करना शुरू कर देता है, जिससे एक बहुत ही शार्प किस्म की पेन रेडिएट होती है, और ये हमारे पास किसी और तरह के नर्वस स्ट्रक्चर को भी समटाइम जो सा है उसकी डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है ये। इसका ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो लास्ट लाइन में उसने डिस्क्राइब किया हुआ है कि स्लिप डिस्क को जब भी आपने ट्रीट करना है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए या तो हमारे पास बेड रेस्ट यूज किया जाता है, फर्स्ट मेथड, आराम करने से ये काफी हद तक ठीक हो जाती है। सेकेंडली ट्रैक्शन या पेन किलर्स। ट्रैक्शन क्या होती है? ये जो खास तरह की बेल्ट्स वगैरह दी जाती हैं पेशेंट्स को कमर पे बांधने के लिए, ताकि खिंचाव डेवलप हो और कमर जो सी है उसके अंदर डिस्क वगैरह को सपोर्ट मिल सके। या अगर हमारे पास बेड रेस्ट और ट्रैक्शन और पेन किलर्स काम ना कर रही हो, तो इन अ वेरी सिवियर केसेस जो हमारे पास हर्निएटेड डिस्क होती है, इसको सर्जिकली समटाइम्स रिमूव भी करना पड़ता है। तो ये तीन ट्रीटमेंट्स हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो नॉर्मली ऑफर किए जाते हैं पेशेंट्स को, डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ द कंडीशन, कि किस किस्म की उसकी कंडीशन है पेशेंट की, या किस हद तक सवियर जो है वो नर्वस स्ट्रक्चर्स या फिर जो डिस्क है वो किस हद तक हेर्निएटेड हुई हुई है। डिस्क स्लिप या जो हर्निएशन ऑफ डिस्क वाला क्वेश्चन है, ये मोस्टली हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, जिसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ डिस्क डिस्क्राइब करते हैं, इसके कॉजेज बताते हैं, फंक्शन बताते हैं, और लास्ट में इसका ट्रीटमेंट डिस्क्राइब कर लेते हैं। नेक्स्ट अगली कंडीशन आ जाती है डिफॉर्मिटीज के अंदर, जिसे स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है। ना व्हाट इज स्पॉन्डिलोसिस? स्पॉन्डिलोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो आमतौर पर तब डेवलप होती है जब आपके वर्टिब्रल जॉइंट्स या तो फ्यूज कर जाएं या आपस में इमोबाइल हो जाएं। काफी अर्से तक अगर आप अपनी बॉडी के जॉइंट्स वगैरह को यूज नहीं करते, तो जॉइंट्स ना यूज होने की वजह से आपकी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेटा अगर आप किसी भी मशीन को यूज नहीं करते तो मशीन के पार्ट्स ना यूज होने की वजह से खराब हो जाते हैं, उन्हें जंग लग जाता है। तो ह्यूमन बॉडी के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही केस है कि अगर जो पेशेंट्स बेड रिडन है, जैसे कोमा पेशेंट्स हैं, या खुदा ना खास्ता अगर कोई पैरालिसिस का शिकार हो गया है, व्हील चेयर बाउंड हो गया है, तो उस केस में उसकी बॉडी के जॉइंट्स जब यूज नहीं होंगे तो वर्टिब्री आपस में फ्यूज करना शुरू कर जाते हैं, और उनकी इमोबिलिटी की वजह से कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम लोग नाम देते हैं स्पॉन्डिलोसिस का। नेक्स्ट अगली कंडीशन आ जाती है शियाटिका। शियाटिका इज बेसिकली क्या? स्टैबिंग पेन रेडिएटिंग ओवर द कोर्स ऑफ द शियाटिक नर्व, जहां जहां पे आपकी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड से लेके
दोनों टांगों तक शियाटिक नर्व जा रही होती है, उसके गुजरते हुए हर रास्ते के अंदर एक बड़ी शार्प किस्म की स्टैबिंग पेन होती है और शदीद चुभन वाली दर्द होती है, जिसको नाम दिया जाता है शियाटिका का। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ शियाटिका? फर्स्ट लाइन पे तो हो गई इसकी डेफिनेशन। कॉजेज अगर इसके देखे जाएं तो शियाटिका आमतौर पे तब होती है जब शियाटिक नर्व का प्रोक्सिमल पार्ट या तो डैमेज हो जाए, और वो डैमेज होता है किस किस चीज के रिजल्ट में? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गिर जाते हैं, यू माइट फॉल ऑफ फॉल। अगर आपकी डिस्क हर्निएटेड होगी है तो उसके रिजल्ट में। या तीसरी रीजन ये होती है कि सम टाइम हमारे पास अगर बुटा के अंदर या हिप पे अगर इंजेक्शन प्रॉपरली ना लगाया जाए, तो सम टाइम ये इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन कैन आल्सो डैमेज द शियाटिक नर्व, जिसके रिजल्ट में जो जनरेट होने वाली पेन होती है दैट इज नोन एज द शियाटिका। शियाटिका जो सी है ये हमारे पास बहुत ही सवियरती भी इख्तियार कर सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रिसाइज नर्व रूट विच इज बीइंग इंजर्ड और डैमेज्ड। शियाटिक नर्व अगर एक दफा कंप्लीटली डायसेक्ट ट्रांजेक्ट कर दी जाए, ट्रांजेक्टेड का मतलब अगर इसको काट दिया जाए, तो आपकी जो टांगे होती हैं वो मुकम्मल तौर पे यूजलेस हो जाती है। ना आप अपनी टांगों को बेंड कर सकते हैं, यानी ना ही उनकी फ्लेक्सिंग हो सकती है। इवन आप अपने एंकल और फुट यानी पाँव और टखने को भी मूव नहीं कर सकते। और शियाटिक नर्व जो सी होती है, नॉर्मली इसमें जो रिकवरी प्रोसेस है इसकी शियाटिक नर्व की इंजरी का, ये इंतहाई स्लो होता है एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज इनकम्प्लीट। यानी खुदा ना खास्ता अगर शियाटिक नर्व एक दफा डैमेज हो जाए तो इसकी रिकवरी बहुत ही स्लो होती है और मोस्टली ये इनकम्प्लीट ही होती है हमारे पास। नेक्स्ट आगे अगला शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। डिफाइन एथराइटिस कंसिडर और डिस्क्राइब इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि एथराइटिस क्या है। एथराइटिस इज बेसिकली द इन्फ्लेमेटरी और डीजेनरेटिव डिजीज दैट डैमेजेस द जॉइंट। ऐसी कंडीशन जो कि जॉइंट्स में स्वेलिंग कॉज करे, जॉइंट्स को डैमेज करे, वो हमारे पास कहलाती है एथराइटिस। इसके रिजल्ट में शदीद दर्द होती है जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है और स्टिफनेस, जॉइंट सख्त होने शुरू हो जाते हैं। कॉजेज की हेडिंग देंगे आप नेक्स्ट। एथराइटिस के कॉजेज अगर देखे जाएं तो एथराइटिस जो है वो बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से होती है। ठीक है जी, अगर बैक्टीरिया इन्फेक्ट वगैरह कर गए हैं, जॉइंट्स में एंटर हो रहे हैं और उन्हें आप अगर ट्रीट नहीं कर पा रहे, तो उसके रिजल्ट में भी सम टाइम इन्फेक्शन के रिजल्ट में भी एथराइटिस हो सकता है। ऐसा एथराइटिस जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, उसके ट्रीटमेंट में मोस्टली एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं। अब एथराइटिस ने बेसिकली होता ये है कि जो मेम्ब्रेन हमारे पास जॉइंट को सराउंड कर रही होती है, यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए, तो दैट साइनोवियल मेम्ब्रेन बिकम्स थिकन्ड। जब हमारे पास साइनोवियल मेम्ब्रेन थिक होनी शुरू हो जाती है, तो जो फ्लूइड प्रोडक्शन है, साइनोवियल फ्लूइड की जो प्रोडक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। अल्टीमेटली जब साइनोवियल फ्लूइड हमारे पास कम होगा, उस प्रोड्यूस कम होगा, तो आपकी जॉइंट्स वाली जगह पे जो बोन्स हैं उनके बीच जो फ्रिक्शन है वो इंक्रीज होती जाएगी, जिसके रिजल्ट में एथराइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। सबसे खतरनाक तरीन या क्रॉनिक तरीन अगर टाइप्स कंसिडर की जाए एथराइटिस की, तो वो तीन है जी हमारे पास। इसमें ऑस्टियो एथराइटिस आ जाती है, रेमोटॉइड एथराइटिस आ जाती है, एंड द थर्ड वन इज द गाउटी एथराइटिस। ऑस्टियो एथराइटिस हमने पीछे डिस्क्राइब कर ली, जो कि फीमेल्स में ज्यादा होती है। रेमोटॉइड एथराइटिस रूमेटॉइड फैक्टर की वजह से आमतौर पर डेवलप होती है और ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है। गाउटी एथराइटिस को देखा जाए तो इसका बेसिक कॉज ये होता है कि ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने की वजह से गाउटी एथराइटिस डेवलप होता है। So this is our today's topic regarding the deformities of skeleton. ये शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता दिया है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से दो ही बनते हैं इंपॉर्टेंट, एक हर्निएशन ऑफ डिस्क वाला और दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस वाला आ जाता है। बाकी नॉर्मली हमारे पास इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग जो सा है वो मटेरियल ज्यादा इंपॉर्टेंट है।